it's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी में हैं और उनके 3 बयानों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लगी है और दावे के साथ कहा जा सकता है कि एक बार फिर उन्हें देशद्रोही बताया जाएगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर हैं और वहां से उन्होंने 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, उसके पालतू मीडिया और उसके पालतू उद्योगपतियों पर प्रहार किया है। पहली बात, राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करना चाहती है और आप जानते हैं कि संविधान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना संवेदनशील है कि पलटवार होगा और राहुल को देशद्रोही बताया जाएगा। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भारत एक प्रोडक्शन हब, उत्पादन का केंद्र हो सकता था, मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता था, मगर भारत का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि अंबानी और अडानी को फायदा दिया जाता है, लिहाजा हम चीन जैसा प्रोडक्शन हब नहीं बन सकते। यानी कि एक बार फिर चीन के सहारे उन पर प्रहार। और तीसरी बात, उन्होंने सीधा प्रहार आरएसएस पर किया है और कह दिया है कि आरएसएस से हमारा दृष्टिकोण मैच नहीं करता। वो मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में विरोधाभास हैं, मगर जो एक कॉमन विचारधारा है जिसके जरिए वो मुकाबला कर रहे हैं वो है आरएसएस की सोच, जिससे हमारी सोच पूरी तरह से जुदा है। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से नौकरियों के मुद्दे पर सीधा प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी और यहां एक तीर से 2 शिकार करते हैं। वो कहते हैं कि पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है जो अडानी और अंबानी को फेवर करता है, मगर कायदे से भारत का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर होना चाहिए, प्रोडक्शन पर होना चाहिए, उत्पादन पर होना चाहिए। मगर चूंकि हम अपने ही देश में चाइना का माल बेचते हैं, अडानी अंबानी ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर नहीं है, उत्पादन पर जोर नहीं है, इसलिए भारत के कदमों में बेड़ियां हैं। सुनिए यह बात किस खूबसूरती से राहुल गांधी जर्मनी में रखते हैं, सुना जाए। On the question of jobs, there is only one way that you can produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. When they concentrate power into the hands of, 3 or 4 oligarchs, the Ambanis and Adanis of the world, these are not guys who are interested in manufacturing. If you look at what they do, they're trading companies, they're not producing companies, right? And essentially, most of them are selling Chinese product in India. So what we would do is we would look at, in fact, some of the stuff that we are seeing in Germany, we would look at how to build up small and medium industry. We would look at how to create jobs in agriculture and jobs in the connection between agriculture and the rest of the economy, a cold chain, food processing, and then we would look seriously at manufacturing, and we would realign our GST, for example, which today is completely anti-producer and pro-consumer. We would try and realign some of those structures. और फिर राहुल गांधी वहां नहीं रुकते हैं, वो बताते हैं कि विपक्ष और सरकार में या सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष में किस तरह से बैलेंस की कमी है। जहां विपक्ष के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, वहां भाजपा के पास अकूत संपत्ति है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से एजेंसीज के जरिए हम पर दबाव बनाया जाता है। बकौल राहुल गांधी, हमारे संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है। हमारी खुफिया एजेंसियां ईडी और सीबीआई को हथियार बना दिया गया है। ईडी और सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ एक भी केस नहीं। भाजपा देश के संस्थागत व्यवस्था पर कब्जा कर रही है या कर चुकी है। सुनिए क्या कहते हैं राहुल। Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework.
when you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. You're the ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. And so they use it as a tool for building political power. Look at the just look at the difference between how much money the BJP has and how much the opposition has. You'll see a ratio, 1:30. How does that happen? I mean, so there is an attack on the democratic system. Now, okay, so then you'll say to us, okay, so what? Well, as the opposition, we have to find ways to counter this. It's not good enough for us to say, there's a problem in the elections. We will deal with it. And we will create a method, a system of opposition resistance that will succeed, right? But we're not fighting the BJP. You have to understand that. We're fighting their capture of the Indian institutional structure, right? And this is not just me speaking. I mean, I travel around the country. This is what everybody says to me, right? The press conference that we did, it was actually information that we got from the ground, from people saying, listen, look, this is what has happened, right? और जर्मनी की भूमि से उन्होंने आरएसएस पर भी हमला किया। बकौल राहुल गांधी वो कहते हैं कि असल में जो हो रहा है वो भारत के दो दृष्टिकोणों के बीच की लड़ाई है, और ये ना तो सिर्फ मेरी वजह से और ना ही मैं अकेला इसे कर रहा हूं। भारत में लाखों लोग हैं जिनका भारत को लेकर एक बिल्कुल अलग नजरिया है, भारत सरकार और आरएसएस के नजरिए से बिल्कुल अलग। और राहुल गांधी बार बार खुद को आरएसएस से अलग साबित करने की कोशिश करते हैं, और चूंकि ये बात उन्होंने जर्मनी से कही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके साथ राष्ट्रभक्ति भी जुड़ जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। What's going on actually is a fight between two visions of India, and it's not me who's walking or me who's doing it. There are millions of people in India who have a completely different vision of India than the government of India, than the RSS. And this is not a new thing. This is not something that has started 10 years ago or 15 years ago. There have always been two visions of India. There has been, in Indian history, throughout Indian history, the democratic impulse, conversations between people, decisions through consensus, and there has also been the idea of a king, right? And essentially, that's the fight taking place. Are you going to be ruled by one person, by the whims of one person? Or are you going to be ruled by a conversation? And there are people on both sides of that equation. There are many people in India who feel actually we should have a strong leader and nobody should question him, and that's it. And let's not have all this discussion. It's a waste of time. And then there is the other side that says, listen, India is actually too complex, too diverse, speaks too many languages, has too many different ideas for one person to decide its future. And actually, India should be a conversation between its states. If you read our constitution, it says India is a union of states.
वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं, कभी प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी वोट चोरी, कभी संविधान खतरे में है। अरे राहुल गांधी जी, आप एक नए स्क्रिप्ट राइटर को आपके साथ लेके जाइए जो ये स्क्रिप्ट्स लिखते जाएं और आप बोलते जाइए, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य है, भारत को अपमानित करना, प्रजातंत्र लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणी करना। और जो आप इतने ही खुश हैं जब आप विदेश जाते हैं, तो शायद वक्त आ गया कि आप सिटीजनशिप भी जर्मनी में या कोई अन्य देश मिल जाए। और इसी मुद्दे को राहुल गांधी राजनीति से जोड़ते हैं। वो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में कई विरोधाभास हैं, मगर बकौल राहुल गांधी हम कई मोर्चों पर आपस में लड़ते भी हैं, मगर जहां तक आरएसएस की बात है उसको लेकर सबकी सोच एक है। और इन विरोधाभासों के बावजूद हम आरएसएस के खिलाफ हैं और इंडिया गठबंधन इस एक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। सुना जाए। On the India alliance thing, see, you tend to see the alliance building up when an election comes. Look at it slightly differently. All the parties of the India alliance do not agree with the basic ideology of the RSS. That's the point, right? And you can ask any of them. None of them will tell you that actually we believe in the ideological position of the RSS. So we are very much united on that question. But we have tactical contests that take place, and we will continue to have them. But you will see that when it comes to the opposition requiring unity, and you see it every day in Parliament, for example, we are very united, and we will contest the BJP on laws that we disagree with. It's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing, is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. राहुल गांधी जर्मनी में दो भारतों की बात करते हैं। एक ऐसा भारत जिसमें अडानी अंबानी को पूरा समर्थन मिलता है, और दूसरा ऐसा भारत जिसके जरिए मझोले उद्योगों को बर्बाद किया जा रहा है, और इसके लिए वे नोटबंदी का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई नोटबंदी के बाद, और सरकार ने उस पर रत्ती भर भी सोच नहीं लगाई, मगर सरकार की पूरी कोशिश है कि किस तरह से अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जाए। सुनिए। Demonetization, right? Demonetization systematically destroyed our small and medium industry, just wiped them out. Because in fact, demonetization was an attack on their cash flow. So we think there is a place for large business in India. And we think there is a place for the Ambanis and the Adanis. But we don't think that they should be the only players there, right? We think that there are many other players at all different levels, and those players should be supported. They should be supported financially, they should be supported technologically, they should be supported by governments. And it's not something that hasn't been done before. India has been successful in manufacturing. In fact, when we were in power, manufacturing was approximately 16.5–17% of GDP. It's today 12. So we've had a decline in the last 10 years in our manufacturing ability. So that's what we do. राहुल गांधी ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त समर्थन भी है, मगर उस दृष्टिकोण से हमारा दृष्टिकोण जुदा है, और यह लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। राहुल गांधी। We cannot, there is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But
we do not, a lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो बातें कही उसकी जमीन तैयार है और गोदी मीडिया भी अब इस मुद्दे पर प्रहार करने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठता है। और यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विदेश यात्रा का भी जिक्र किया। अब स्वाभाविक सी बात है, इसके जरिए वो न सिर्फ अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं बल्कि राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भी, और इसी पर तंज कसा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश का बयान, अखिलेश कहते हैं, आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लज्जा रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। अब मैं आपको सुनाता हूं कि दरअसल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कौन सा बयान दिया था, सुना जाए। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहां पर योगी आदित्यनाथ प्रहार राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कर रहे थे, मगर अखिलेश यादव ने निहायत ही चालाकी से उसे मोड़ दिया और उसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ दिया। बहरहाल राजनीति यकीनन गरमाने वाली है और राहुल गांधी जब भी विदेश जाकर कोई भी बात कहते हैं तो गोदी मीडिया का प्रहार उन पर शुरू हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।